दोस्तों, मैं हूं मंजीत ठाकुर और वाइड एंगल विद मंजीत ठाकुर में एक बार फिर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की, जो काल्पनिक वास्तविकताएं होती हैं, जिसके बारे में बात करने का वादा मैंने पिछले पॉडकास्ट में किया था। तो इस बात को समझने के लिए हमको अपने टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, करीब 14 अरब साल पहले। अब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी थी। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उससे जब पदार्थों की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, लिक्विड और गैस, उसके अलावा एक प्लाज्मा स्टेट होता है, चौथा स्टेट, उस स्टेट में एक ब्लास्ट हुआ। बिग बैंग थ्योरी हम कहते हैं उसको। और उससे बहुत सारी चीजें बनी, हमारी दुनिया बनी, हमारा विश्व ब्रह्मांड बना। इस घटना के करीब 3 लाख साल के बाद ये जो प्लाज्मा स्टेट में जो पदार्थ था, ये धीरे धीरे जटिल संरचनाओं में मिलने लगा और ये एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल बनने लगे। और आज से करीब 4 अरब साल पहले, अगर मैं 4 अरब साल कह रहा हूं, इसका मतलब वो 3.8 अरब साल भी हो सकते हैं, लेकिन आप मोटे तौर पर 4 अरब साल माने कि धरती पर कुछ खास मॉलिक्यूल्स में जिंदगी बनी। और ये जिंदगियां हैं तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स से बनी हुई, लेकिन थोड़ी जटिल हैं। और आज से करीब 70,000 साल पहले कुछ जीवों ने, खास करके जिनको होमोसेपियंस कहा जाता है, जिसको आप इंसान, मनुष्य समझते हैं, इन जटिल संरचनाओं को भी एक अलग अंदाज में, एक नए लेवल पर ले जाना शुरू किया, क्योंकि वो सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने एक नई चीज शुरू की जिसको हम लोग करते हैं कल्चर, संस्कृति। अगर आपने क्रांतियों के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं दुनिया भर में, लेकिन अगर पूरे इतिहास को सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्रांतियों में बांटा जाए तो उनमें सबसे पहली होगी संज्ञानात्मक क्रांति या ज्ञान की क्रांति, जिसको आप कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। और यह आज से करीब 70,000 साल पहले हुआ। कृषि क्रांति आज से करीब 12,000 साल पहले हुई, थोड़ा पहले भी हो सकता है, 12,000 साल मान के चलें आप। उसने इस संज्ञानात्मक क्रांति को, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन को तेजी दी। और उसके बाद वैज्ञानिक क्रांति, जो अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त में हुई। भारत में पहले हुई थी, बाद में भारत गुलाम होने की वजह से रुक गया, और आज से करीब 500 साल पहले ये इंग्लैंड से, इटली से और बाकी जगहों पे यूरोप में शुरू हुआ। इन 3 क्रांतियों ने इंसानों को और उसके जो साथ में चलने वाले जीव जंतु हैं, उनको बहुत उन पर असर डाला है। ये जब से हमने हिस्ट्री शुरू हुई है ना हमारी, उससे पहले भी इंसानों का बहुत अस्तित्व था। कोई आज जैसे जो इंसान है, हम जैसे इंसान जो हैं, वो आज से करीब 25 लाख साल पहले धरती पर आए थे, लेकिन कई लाख साल तक, बल्कि हाल तक, ये वैसे ही दिखते थे जैसे दुनिया के बाकी जीव। अगर आप आज से 20 लाख साल पहले तक ईस्ट अफ्रीका के किसी जंगल से निकलते, टाइमलाइन में अगर टाइम मशीन में जाते हुए, तो आप वही देखते कि बच्चों को सीने से लगाए हुए चिंतातुर माताएं, मिट्टी में खेलते हुए बच्चे, समाज के आदेशों और नियमों और कानून जो उस समय उनके हिसाब से होते हैं, उनके खिलाफ लाल पीले होते हुए तनक मिजाज, जिद्दी, गुस्सैल नौजवान, थके हुए बुजुर्ग, जो उतना ही चाहते थे कि यार मुझे को चैन से रहने दो। वहां के झुंड की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए, ताल ठोंकते हुए मर्द, और पुरानी सयानी, सब कुछ देख चुकी परिवार की सबसे बुजुर्ग औरतें, जिन्होंने कहा कि ये सब तो हम पहले से देख चुके हैं। ये जो इंसान थे उस जमाने के, जिसको आप आदि मानव कह सकते हैं, ये प्रेम करते थे, खेलते थे, दोस्ती करते थे, हैसियत के लिए, सत्ता के लिए, यानी उस झुंड की अगुवाई के लिए आपस में होड़ करते थे।
लेकिन ये जो करते थे वही काम तो चिंपैंजी भी करते थे, लंगूर भी करते थे, हाथी भी करते थे। तो अलग कुछ नहीं था, कुछ खास अलग नहीं था। इंसान को भी इस बात का जरा भी इल्म नहीं था, आभास नहीं था कि एक दिन उनके वंशज चंद्रयान 3 के मामले में आगे चल करके चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान वगैरह को चंद्रमा पर भेजेंगे, एटम को तोड़ के बॉम्ब बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, जेनेटिक कोड निकाल लेंगे और इतिहास की किताबें लिखेंगे और पॉडकास्ट करके आपसे बातें करेंगे। तो उस जमाने के इंसान के बारे में जानने लायक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बहुत ही मामूली लोग थे, जिनका अपने एनवायरनमेंट पे उतना ही असर था जितना जंगल में रहने वाले किसी गोरिल्ला का, जुगनू का, चींटी का, हाथी का, मछली का। तो अब हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं कि आपने अपनी जब भी पढ़ाई की होगी, सोचा होगा, बातचीत की होगी अगर विज्ञान के नजरिए से, तो आपने सुना होगा स्पीशीज और जीनस। स्पीशीज क्या होती है? ऐसे जीव जंतु, ऐसे प्राणी जो एक दूसरे से सहवास कर सकते हैं और अपने ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं अपने सहवास से जो आगे बच्चे पैदा करने में सक्षम हो, प्रजननशील हो। उनको हम कहते हैं एक प्रजाति या एक नस्ल या स्पीसीज। घोड़े और गधे दोनों अलग स्पीसीज के हैं क्योंकि उन दोनों का एक ही पूर्वज था। दोनों के शारीरिक लक्षण लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनमें आपस में यौन दिलचस्पी नहीं होती है। आपने अगर किसान ने उनको उकसाया तो वो आपस में कर भी लेंगे, उनके बच्चे भी पैदा होंगे, लेकिन उनके बच्चे खच्चर, म्यूल और डोंकी कहे जाएंगे। म्यूल खच्चर जिसको कहते हैं, और वो खच्चर जो है वो फिर आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए गधे के डीएनए में जो म्यूटेशंस होते हैं जीन्स में, वो घोड़ों में नहीं आ सकते और इसका उल्टा भी मुमकिन नहीं है। यानी कि विकास की राह में इन दोनों जीवों को 2 अलग प्रजातियों में रखा जाता है। इसी तरह आप खास एक पूर्वज से आए हुए विभिन्न स्पीशीज के जानवरों को जीनस कहा जाता है। जैसे कि शेर जो है, जिसको हम लोग लायन बोलते हैं, बाघ यानी टाइगर, तेंदुआ, लेपर्ड, चीता, जगुआर, इन सबको हम लोग पैंथेरा जीनस में रखते हैं। और उसके एक जैसे दिखने वाली, एक जैसे कुछ गुणों वाले विभिन्न प्रजातियां जो है वो उस जीनस के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब जैसे शेरों को हम पैंथेरा लियो कहते हैं, वो पैंथेरा जीनस की लियो स्पीशीज है। और जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो लोग सब होमो सेपियंस हैं। जीनस होमो यानी मनुष्य और सेपियंस यानी बुद्धिमान। सेपियंस शब्द का अर्थ है बुद्धिमान, तो इसलिए मैंने आपको स्पीशीज और जीनस के बारे में इतना लंबा बताया। तो होमो सेपियंस जो है वो भी एक ही फैमिली से संबंध रखता है, यानी हम सब आपस में कहीं न कहीं भाई बहन वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि अगर हम सब भाई बहन हैं तो क्या मनुष्यों की दूसरी प्रजातियां भी हैं? बेशक हैं, थी। आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक, जैसे हम लोग जानते हैं कि लोमड़ियों, सूरों, भालुओं, भेड़ों, बकरियों की कई सारी प्रजातियां हैं, तो इंसानों की भी होनी चाहिए और ऐसी थी। और मनुष्य की कम से कम 6 अलग अलग प्रजातियां मौजूद थी। ठीक है कि इनमें बहुत सारी भिन्नताएं थी और धीरे धीरे उनमें से बहुत सारी लुप्त हो गई। जैसे कि होमो रुडोल्फेंसिस था, जो कि रुडोल्फ झील के आसपास का मनुष्य था। होमो एरगास्टर था, जो कामकाजी मनुष्य था। और बाद में हम सोचने वाले लोगों ने अपने आप को खुद, जैसे खुद को कुछ प्रधानमंत्रियों ने भारत रत्न दे रखा था ना हमारे इंडिया में, उसी तरह हमने खुद को कहा कि हम बुद्धिमान हैं और हमने अपना नाम रखा होमो सेपियंस।
ऐसे ही थे एक होमो डेनिसोवा, ऐसे कई सारे स्पीसीज इंसानों की भी रही। लेकिन इंसानों के पास जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन शुरू होने का जो एक स्टार्टअप हुआ, वो क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो दूसरे प्राणियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा इतना है कि 60 किलोग्राम का कोई आदमी जो है, जो उसका दिमाग कितना बड़ा होगा? अगर इसी वजन के यानी 60 केजी के हम दूसरे मैमल्स को, स्तनपायी प्राणियों का दिमाग देखें तो वो करीब करीब 200 घन सेंटीमीटर यानी 200 क्यूब सेंटीमीटर होता है। और 25 लाख साल पहले की बात की जाए, जब हमारे प्राचीन पुरुष और स्त्री थे, उनका दिमाग लगभग 600 घन सेंटीमीटर का था। अभी जो है हमारा दिमाग, आधुनिक जो हम लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों का दिमाग, मजाक की बात छोड़ करके, वो 1400 घन सेंटीमीटर तक का होता है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल इतने बड़ा दिमाग है, तो जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, इसमें कुदरत जो है वो चयन करती है। तो बड़े मस्तिष्कों का, बड़े दिमाग वालों का चयन करना बहुत नेचुरल सी बात है। और हम लोग, इंसान लोग, अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर के, अपने इंटेलिजेंस को लेकर इतने अधिक खुद पे आसक्त हैं कि हम ये मानते हैं कि जहाँ तक दिमागी शक्ति का सवाल है, वो जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। तो अगर ऐसा होता तो बिल्ली, जहाँ पर शेर हो सकते हैं, बिल्ली परिवार में शेर हैं, चीते हैं, उनका दिमाग भी, वो भी म्यूटेशन के जरिए अपने ऐसे संतानें पैदा करते जो कैलकुलस कर सकती, मैथमेटिक्स बना सकती ऐसे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर नेचुरल सिलेक्शन वाली बात ही होती तो हमारे बहुत सारे जीवों में दिमाग बड़ा होता। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि एक भारी भरकम मस्तिष्क जो है वो किसी भी शरीर पर बहुत बड़ा बोझ होता है। उसको ढोना आसान काम नहीं है। खास करके अगर आप आध्यात्मिक रूप से बात करें तो अगर किसी के पास दिमाग है, उसको संतुलित रखना उतना ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो एक विशालकाय खोपड़ी के अंदर उस दिमाग को ढोना बहुत मुश्किल काम है, जो उसके शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसको ईंधन उपलब्ध कराना तो और भी मुश्किल है। हम जो इंसान हैं, हमारा दिमाग शरीर के कुल वजन का लगभग 3% होता है। लेकिन जिस वक्त शरीर आराम कर रहा होता है, उस वक्त हमारा दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का करीब करीब 25% यूज कर रहा होता है। इसकी तुलना में दूसरे जो जानवर हैं, वानर हैं, मैं जानवर नहीं कहूँगा, वानर कहूँगा, एप्स हैं, लंगूर हैं, उनके मस्तिष्कों को विश्राम काल में सिर्फ उनके बॉडी के एनर्जी का सिर्फ 7 से 8% चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज थे, आदिम मनुष्य, आदि मानव थे, उन्होंने अपने विशाल मस्तिष्कों की कीमत 2 तरह से चुकाई। एक तो उन्हें अपने भोजन की तलाश में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पड़ा, और दूसरे उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई। मतलब समझिए, जैसे कोई सरकार जो है अपने डिफेंस का बजट निकाल करके उसको एजुकेशन के बजट में डाल दे, तो उसी तरह तो उसका जो डिफेंस है वो कमजोर हो जाएगा। उसी तरह हमारे इंसानों ने हमारे बॉडी की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको बाहों के ऊपरी हिस्से के मांसपेशियों से दिमाग में स्थानांतरित कर दिया। और एक नतीजा इसका यह हुआ कि जब हमारे जो पूर्वज सवाना इलाके में, पूर्वी अफ्रीका में रहते थे, तो वहाँ पे जीवित रहने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। एक चिंपांजी हमारे किसी दर्शक से, हमारे किसी श्रोता से या किसी बुद्धिमान मनुष्य से तर्क में नहीं जीत सकता है, लेकिन आदमी के साथ जब आमने सामने का झगड़ा होगा तो आदमी को वो कपड़ों की तरह चीर फाड़ के फेंक देगा। आज हमारे मस्तिष्क कितने कारगर हैं, हमने क्या क्या चीज़ें बना ली। हम ऐसी तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं आज बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। हमने कारें बनाई, बंदूकें बनाई, हमने तोप बनाए, हमने हवाई जहाज बनाए, हम चंद्रमा पहुंच गए, हम सूरज पे जा रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग ने ऐसी तकनीकें
तैयार कर ली जो हमको चिंपांजियों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ भागने में हमें उसने तैयार कर दिया। हम उनसे आमने सामने फाइट करने के बजाय उनसे दूर से उनको गोली मार सकते हैं। मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ कुछ, लेकिन 20 लाख साल से ज़्यादा वर्षों तक ऐसे ही छोटे छोटे जुगाड़ लगा करके मनुष्यों का जो तंत्रिका नेटवर्क है वो लगातार विकसित होता रहा। तो उतने लंबे साल में इंसानों ने क्या हासिल किया? कुछ नहीं हासिल किया। उनके पास चकमक पत्थर के कुछ छोटे छोटे चाकू थे, नुकीली छड़ियां थी, भाले थे, बस। तो फिर ऐसा क्या था कि 20 साल के दौरान ऐसा क्या हुआ, 20 लाख साल के दौरान ऐसा क्या हुआ कि हमारे मानव का मस्तिष्क जो है वो ज्यादा विकसित होता रहा? हमारे वैज्ञानिकों के पास इसका जवाब नहीं है कि इस दौरान क्या हुआ। लेकिन इंसानों का एक लक्षण ये है कि हम दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे होकर चलते हैं। सीधे खड़े होने से हम दूर घास के मैदानों में खड़े होकर के दूर तक देख सकते हैं अपने शत्रु को कि कहाँ है। हमारे हाथ चलने के लिए लिहाज से गैर जरूरी हैं, लेकिन हम पत्थर फेंक सकते हैं उससे। ये हाथ जितने ज्यादा काम कर सकते थे उतने ही इन हाथों के मालिक कामयाब थे। इसलिए विकास की जो यात्रा हुई उसमें हमारे जो स्नायु हैं, हमारी तंत्रिकाएं जो हैं, उसमें हथेलियों और अंगुलियों की बढ़ती हुई एकाग्रता का हम निशाना लगा सकते हैं। आप समझिए, आंखों और हाथ का जो ऐसा बैलेंस बना के हम निशाने लगा सकते हैं। दूसरा कोई जानवर इस तरह से अधिकतर निशाना नहीं लगा सकता। आज मनुष्य अपने हाथों से मुश्किल काम कर सकता है। हम बहुत महीन कारीगरी कर सकते हैं, परिष्कृत औजार गढ़ सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। औजारों के निर्माण का पहला सबूत जो है वो 25 लाख साल पुराना है। औजारों का निर्माण उसकी वो कसौटी है हमारे मनुष्यों के विकास की, जिसके आधार पर कोई आर्कियोलॉजिस्ट प्राचीन मनुष्यों की पहचान करते जो नहीं बना सका वो आदि मानव से भी पुराना है। लेकिन तनकर चलना, सीधे खड़े होकर चलने के बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। मतलब आज के ज़माने में आप कहेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी है, मैं राजसत्ता के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, मैं लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, मैं लोगों के नेगेटिव विचारों के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। उसका भी नकारात्मक पहलू है, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ वो इंसानों के विकास की यात्रा के बारे में कह रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे उनके हड्डियों का ढांचा लाखों सालों के दौरान एक ऐसे प्राणी को थाम कर रखने के लिए विकसित हुआ था जो 4 पैरों पर चलता था, जिसका सिर थोड़ा छोटा था। अब तनकर खड़े होने की स्थिति के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत बड़ी चुनौती थी, खास करके तब जब इस ढांचे को एक अतिरिक्त बड़ा कपाल का मतलब सिर मुंडी, उसको थामना जरूरी था। इंसानों ने अपनी तेज नजर और उद्यमशील हाथ, जिससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, उनसे की कीमत चुकाई हमने। हमारे पीठ में दर्द होने लगे, हमारे गर्दन अकड़ने लगे। आप देखिए आज भी हम लोग बहुत सारा, मैं जैसे बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ रोज़ लगभग, तो उस लिखने की स्थिति में मैंने अपने फ्रोजन शोल्डर, लोअर बैक में दर्द ही चुकाई है, हमारे पूर्वजों ने भी चुकाई है। बहरहाल इसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ी औरतों को। अब एक तनी हुई चाल के लिए उनके नितंब छोटे होने चाहिए थे, हिप्स, और इससे प्रसव नालिकाएं सिकुड़ गईं। और ये तब हुआ जब हमारे इंसानों के बच्चों के दिमाग बड़े हो रहे थे, शिशुओं के। उस समय बच्चे पैदा करते समय मौतें जो बढ़ गईं, वो मानव प्रजाति के लिए बहुत बड़ा संकट बना। आज भी प्रसव के समय माताएं मर जाती हैं, जच्चा की मौत होती है, लेकिन उस समय ज्यादा हो रही थी। और जिन स्त्रियों के पहले बच्चे जने थे, जब शिशुओं के मस्तिष्क और सिर थोड़े छोटे हुआ करते थे, लचीले हुआ करते थे, वो ज़्यादा कामयाब थी, वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए जीवित रह सकी थी। लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसने शुरुआती प्रसवों को सहारा दिया, और ये दूसरे प्राणियों के मुकाबले मनुष्य का जो जन्म है वो समय से पहले हो जाता है, जबकि मतलब उनकी जो बहुत सारी कार्य प्रणालियां हैं बाद में शुरू होती हैं। जैसे कि मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई बकरी का बच्चा पैदा हो तो थोड़ी देर में, मुझे लगता है आधे घंटे में वो दौड़ने लग जाता है।
इंसान के बच्चे को दौड़ने में समय लगता है, यानी वो पूरी तरह परिपक्व होकर धरती के आने से पहले ही वो पैदा होता है। ये नेचुरल सिलेक्शन ने हमको सपोर्ट दिया है। तो कोई अगर ये कहे कि भाई मनुष्य का बच्चा छोड़कर किसी को बहुत ज़्यादा पालने की, किसी और जंतु को पालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह से बोलना खाना सब कुछ देना पड़ता है सिर्फ मनुष्य के बच्चों को, ऐसा ज़्यादातर मामलों में होता है। मतलब बछड़ा जन्म लेते ही दौड़ने लग जाता है, बिल्ली का बच्चा जन्म लेने के कुछ ही हफ्तों के बाद माँ को छोड़ के नया अपना घर बसा लेता है, लेकिन इंसान के बच्चे तो असहाय होते हैं। तो इस चीज ने जो है ना इंसानी जाति को, हमारे जो असाधारण सामाजिक क्षमताएं हैं और हमारे जो अनोखे किस्म की सामाजिक समस्याएं हैं उनमें बहुत योगदान किया है। अब एक महिला जा रही है, उनके पीछे मोहताज बच्चे घूम रहे हैं, अकेली माताएं हैं, संतानें हैं। अब ऐसी माताएं जिनके पीछे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हों, वो क्या अपने लिए खाना जुटा पाएगी और बच्चों के लिए खिला पाएगी? तो बच्चों को बड़ा करने में परिवार के दूसरे सदस्यों और पड़ोसियों के लगातार मदद की ज़रूरत होती थी, और मनुष्य को, एक इंसान को बड़ा करने में एक आदमी का हाथ बहुत कम मामलों में होता है, पूरा कुटुंब, पूरा खानदान लगता है। और इसलिए इस विकास ने उन लोगों का साथ दिया जो मजबूत सामाजिक संबंध गढ़ने में सक्षम हुए। चूँकि इंसान थोड़े जल्दी पैदा हो जाते थे, उन्हें दूसरे प्राणियों के मुकाबले एक बड़ी सीमा तक शिक्षित और सामाजिक किया जा सकता है। तो बहुत सारे जो मैमल्स हैं गर्भ से इस तरह निकलते हैं जैसे बिल्कुल ही मिट्टी का, कच्चा मिट्टी का बर्तन हो जिसको नया आकार देने की कोई भी कोशिश जो है उनको तोड़ देगी। लेकिन मनुष्य जो है वो भट्टी से निकले हुए गरम गरम लाल लाल कांच की तरह निकलता है। उसको कैसे भी घुमाया ताना जा सकता है, आकार दिया जा सकता है। और इसलिए आज देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पूंजीवादी हैं, समाजवादी हैं, लड़ाकू हैं, शांतिप्रिय हैं, लेखक हैं, वाचक हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, बकैती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन इस बात को हम अभी यहीं पर रोक रहे हैं। इसके आगे की कहानी कि इन सब चीज़ों से हमारा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में और कैसे हम आगे बढ़े, चर्चा करेंगे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।